फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के द्वितीय वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय समकालीन भारत एवं शिक्षा, प्रसंग एवं मुद्दे। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 1। प्रश्न 1, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नालंदा बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थी को कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। वह ह्वेनसांग, जिसने इस विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया, ने लिखा है कि विद्यालय के प्रधान द्वारों पर नियुक्त विविध विषयों के विशेषज्ञ पंडित प्रवेशार्थियों से उनकी योग्यता तथा प्रतिभा की परीक्षा हेतु दार्शनिक विषयों एवं अन्य ऐसी ही समस्याओं पर जटिल प्रश्न पूछते थे। परिमाणतः मुश्किल से 20% शिक्षार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर पाते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के शिक्षार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आते थे। प्रश्न 2, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है जिससे देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न 3, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्न है। नंबर 1, समावेशी शिक्षा में बाधित व सामान्य बालक साथ साथ पढ़ते हैं। नंबर 2, समावेशी शिक्षा असमर्थ तथा सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है। नंबर 3, इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। नंबर 4, इस प्रकार की शिक्षा से बालकों को स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4, शांति शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, शांति शिक्षा के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, व्यक्ति में शांति प्रिय होने की मनोवृत्ति का विकास करना। नंबर 2, छात्रों की मनोवृत्ति को परिमार्जित एवं परिनिष्ठित करते हुए उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे कि वे मूल्यों के प्रति आदर का भाव रखते हुए उन्हें व्यवहार में लाने की चेष्टा करें। नंबर 3, उनमें विश्वव्यापी ज्ञान एवं विवेकपूर्ण चिंतन हेतु जिज्ञासा जागृत करना। नंबर 4, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। नंबर 5, उनमें इस भ्रातृत्व की भावना के विकास के कारण मैं के स्थान पर हम सब की भावना को विकसित करना एवं शांति प्रिय विचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। प्रश्न 5, वनस्थली विद्यापीठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने किया था। पहले इस आश्रम का नाम जीवन कुटीर था। इसके बाद 1935 ईस्वी में इसका नाम बदलकर शिक्षा कुटीर पड़ गया था। इस आश्रम में सर्वप्रथम 5 से 6 कन्याओं को लेकर शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई थी, परंतु वर्तमान समय में इसमें लगभग 22 विभाग बन गए हैं और यह एक आदर्श संस्था के रूप में कार्यरत है। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए उपाय क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। नंबर 1, अनिवार्य शिक्षा की स्थिर नीति। नंबर 2, शिक्षा का व्यापक प्रसार। नंबर 3, शिक्षकों की समस्या का समाधान। नंबर 4, आर्थिक समस्याओं का समाधान। नंबर 5, पाठ्यक्रम में सुधार। नंबर 6, नए विद्यालयों की स्थापना। नंबर 7, कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि। प्रश्न 7, उड का आदेश पत्र किसे कहा जाता है। उत्तर, उड का घोषणा पत्र आदेश पत्र सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का समय आता है। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु एक जांच समिति का गठन तत्कालिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में किया। समिति के सुझावों के आधार पर वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र से अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इस आदेश पत्र को उसी के नाम से वुड का आदेश पत्र कहा गया।
प्रश्न 8, मदरसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, इसलिए जिन स्थानों पर भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उन्हें मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय, छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय के मुगल शासकों का बड़ा योगदान रहा। यह मदरसे बहुअध्यापकीय थे। प्रश्न 9, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वैदिक काल में जीवन दो प्रकार से विभक्त था, परा तथा अपरा। परा का अर्थ था ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि अपरा का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। स्पष्ट है कि परा के लिए अलौकिक विधाओं का ज्ञान आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विधाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था। परा तथा अपरा में परा को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। संभवतः इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था कि मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सादा जीवन तथा उच्च विचारों के महाकाव्यों से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 21वीं शताब्दी 2005 ईस्वी में की गई। इस आयोग की कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए एवं शिक्षा अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता अर्जित की जाए। इसके साथ विज्ञान, कृषि, उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान के सृजन के लिए बढ़ावा दिया जाए। प्रश्न 11, बौद्धकालीन शैक्षणिक विशेषताओं की उपयोगिताएं बताइए। उत्तर, यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का भारत से लोप हो चुका है, तथापि इसके कुछ तत्व आधुनिक भारत की शिक्षा में ग्रहणीय हैं, जैसे छात्रों का जीवन, छात्रों के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र, शिक्षा संस्थानों का जनतंत्रीय संगठन। प्रश्न 12, मकतब पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। उस समय पर्दा प्रथा थी, जिसके बावजूद मकतबों में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और साधारणतः किसी मस्जिद से संबंध होते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर किया जाता था। प्रवेश के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म होती थी। बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाते थे। उस्ताद मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चों को कुरान की आयतें दोहराने को कहते थे और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें नहीं दोहरा पाते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ था अल्लाह के नाम पर, और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। मकतब में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुरान की आयतें रटवाई जाती थी, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी और अरबी, फारसी तथा गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 13 है, प्राच्यवादी से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, प्राच्यवादी दल से कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हेस्टिंग और जॉनथन डंगन का था, जिन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना पक्ष प्रकट किया था। लॉर्ड मिंटो भी इसी नीति का पोषक था। इस नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों की समर्थन था। इन सदस्यों में 2 मुख्य थे, समिति का मंत्री विल्सन और बंगाल का शिक्षा सचिव प्रिंसेप प्राच्यवादी दल के नेता भी थे। प्रश्न 14 है, बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सामान्य परिषद। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा मठों में सब जातियों के बालकों के लिए उपलब्ध थी। 5वीं सदी में भारत आने वाली चीनी यात्री फायान ने भी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख अपने संस्मरण में किया है। प्रवेश की अवधि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष की थी। इसकी अवधि 6 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। इसके 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे। 16 माह के बाद 5 विधाओं शब्द विधा, तर्क विधा, चिकित्सा विधा, अध्याय विधा और शिल्प विधा का अध्ययन करना पड़ता था। शिक्षण विधा, शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर अक्षरों को लिखता था और उनका उच्चारण करता था। बालक उसके उच्चारण का अनुसरण करते थे। इस प्रकार वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान छात्रों को हो जाता था। शिक्षा का माध्यम मठों में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी।
प्रश्न 15, बौद्ध शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यंत व्यापक और अभिनंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए गए हैं जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग थे, जैसे सामान्य विद्यालयों का आयोजन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन, लोक सभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।